डॉक्टर साहब, वर्ल्ड कैंसर डे पूरा हिंदुस्तान मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है। सर, कैंसर नाम सुनते ही जहन में खतरनाक बीमारी की तस्वीर उभरती है। कैंसर को डॉक्टरी भाषा में अगर परिभाषित किया जाए तो कैसे परिभाषित करेंगे सर? कैंसर एक अगर सामने वाले को सिंपल भाषा में समझाया जाए तो एक ट्यूमर को हिंदी में बोले तो मांस का गोला जो कि अनियमित तरीके से बढ़ता ही चला जा रहा है। हमारे बॉडी में कभी भी कोई घाव होता है तो उसकी सूखने की प्रक्रिया होती है, चमड़ी आपस में ग्रो करके बंद हो जाती है। लेकिन जो ट्यूमर होता है कैंसर, उसमें ये प्रक्रिया अनियमित हो जाती है और वो बढ़ता ही चला जाता है। इतना बढ़ जाता है कि आगे आजू बाजू की मांसपेशियों पे दबाव बनाता है और वहां पे खून का संचालन रोक देता है और फिर बाहर फट के आने लगता है और वो सड़ने लगता है। सर, कितने प्रकार के कैंसर होते हैं सर? सुनने में आ रहा है कि महिलाओं में भी कैंसर अलग तरह के पाए जाते हैं, पुरुषों में कुछ अलग तरह के कैंसर पाए जाते हैं। कैंसर हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन के लिए एक टाइप का कैंसर मौजूद है। खून के लिए ब्लड कैंसर है, मुंह के लिए ओरल कैंसर है, लैरिंग्स के लिए, वॉइस बॉक्स के लिए वहाँ पे लैरिंग्स का कैंसर है, हड्डियों के लिए ऑस्टियोसार्कोमास है। तो हर किस्म का जो हमारे बॉडी में ऑर्गन है, हर एक सिस्टम को, ऑर्गन सिस्टम को टारगेट करने के लिए कैंसर है। इसलिए कहा जाता है कैंसर भले ही शब्द एक हो, लेकिन उसके नाना प्रकार हैं और हर एक प्रकार का अपना अलग ट्रीटमेंट है। किसी में सिर्फ रेडिएशन लगता है, किसी में कीमो लगता है, किसी में सर्जरी फॉलोड बाय रेडिएशन और कीमो लगता है। मेरा जो स्पेशलिटी है, मेरी जो फील्ड है, वो है ओरल कैंसर, जो कि आमतौर पे यहाँ पे खासकर यूपी बिहार हिस्से में लोग बहुत ज्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं। गुलमंजन, सुट्टी और सुपारी, पान इत्यादि, इन सब चीजों से मुंह का जो कैंसर होता है उसका जो इलाज होता है वो उसकी स्पेशलिटी में मैं काम करता हूँ। अगर सर कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन कर रहा है और हर रोज कर रहा है, ज्यादा मात्रा में कर रहा है, तो उसे कैंसर होने की संभावना कितनी फीसदी तक बढ़ जाती है? क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार तंबाकू खा रहा है, अलग अलग वैरायटी की तंबाकू खा रहा है तो कैंसर होता है, अगर आप देसी तंबाकू खाएंगे तो कैंसर नहीं होगा। इस तरह की एक मिथ है जो जनता के बीच आजकल चल रहा है कि देखिए ये वाली तंबाकू खाइए, ये रेडीमेड तंबाकू नहीं है, इससे कैंसर नहीं होगा। क्या वाकई में ऐसा, या हर तंबाकू कैंसर का प्रमुख वो है, कारण है? ये शिवम जी, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि आज के प्रैक्टिस में अगर मैं हफ्ते में 100 मरीज देख रहा हूँ ओपीडी में, उसमें से 99 मरीज तंबाकू का सेवन करते हैं और उन्होंने कम से कम 10-15 साल तंबाकू खाया है और उसके बाद उनको कैंसर हुआ है। तंबाकू इतना खतरनाक है कि आज के डेट में अगर आपने 10-15 साल खाया है और आप तंबाकू छोड़ देते हो और एक भी नहीं खाते हो, तो अगले 5 साल तक भी आपको तंबाकू से होने वाला कैंसर का असर रहेगा। तो इसलिए छोड़ने के बावजूद आपको सतर्कता मेंटेन करनी है और मुंह में ऐसा कभी भी कोई घाव आए जो 14 दिन में ठीक ना हो तो तुरंत किसी कैंसर विशेषज्ञ को दिखाइए और उसकी बायोप्सी कराइए। लोगों में गलत भ्रांति है कि अगर किसी भी मुंह में घाव का बायोप्सी हो जाए तो कैंसर पूरे बॉडी में फैल जाएगा। ये बहुत ही गलत है क्योंकि बिना बायोप्सी के हम पुख्ता रूप से ये नहीं कह पाएंगे कि वो साधारण घाव है कि कैंसर घाव है। और जब तक ये पुख्ता रूप से बता ना पाए तब तक हम उसका साबित इलाज नहीं शुरू कर पाएंगे। ठीक है, डॉक्टर राजीव त्यागी हमारे से जुड़ गए। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपको। मेरी आवाज मिल रही है? जी डॉक्टर साहब, कैंसर को सुनते ही डर जाते हैं लोग कि इसका इलाज तो पता नहीं होगा कि नहीं हो पाएगा, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाएगा और एक अलग ही मनोस्थिति हो जाती है जिस व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। तो वाकई में क्या उनका डरना लाजमी है या फिर कैंसर को से डरना नहीं चाहिए? देखिए, कैंसर एक खतरनाक बीमारी तो है ही है, लेकिन इसकी रोकथाम की जा सकती है। अगर हम लोग जो तंबाकू का सेवन ना करें और जो फूड है वो फ्रेश फूड यूज करें, रैप्ड फूड कम से कम यूज करें और ताजा खाना ही बना के खाएं, इन सब चीजों को अगर हम फॉलो करें, इसमें मेजर पार्ट जो है वो आज का जो है वो तंबाकू और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। तो इन पे अगर हम लोग काम करेंगे तो इस कैंसर से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि कैंसर जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है और वर्ल्ड वाइड इसके केसेस काफी ज्यादा बड़े हैं।
तो हमें इसमें थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम ध्यान देंगे तो इसके रिजल्ट जल्दी से जल्दी आएंगे। बिल्कुल। आप सर शुरुआती सिम्टम को कैसे समझें, लक्षण शुरुआती कैसे पता चले? क्योंकि कई बार पता चलता है कि आखिरी स्टेज में पहुंच जाते हैं, तब पता चलता है कि कैंसर हो गया है साहब। हाँ, इस कैंसर के साथ ये दिक्कत है। हाँ, ये दिक्कत कैंसर के साथ है। हाँ, कि इस तरीके के जो लक्षण हैं वो बहुत लेट पता चलते हैं, और क्योंकि ये ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे किसी को बच्चेदानी की मुंह का कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट का कैंसर है, किसी को माउथ का कैंसर है, तो इस तरीके के अलग अलग ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, इसलिए काफी अलर्ट रहने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसमें जो है, अगर कोई भी चीज आपको अनयूजुअल दिख रही है तो आपको डॉक्टर को जल्दी जल्दी सलाह लेनी चाहिए और उसकी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अगर आपको कोई ब्रेस्ट में कोई गांठ लग रही है, कोई काफी ज्यादा ब्लीडिंग है साइकिल्स में, या कोई भी नया सिम्टम लग रहा है कोई इस तरीके का, तो हमें उस केस में तुरंत डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं कैंसर के वो कराने चाहिए, और इस तरीके से हम लोग जो है उसको स्टेज 1 या इनिशियल स्टेज पर ही उसको पकड़ सकते हैं डिजीज को। और अगर डिजीज इनिशियल स्टेज में पकड़ में आ जाएगी तो उसका ट्रीटमेंट भी संभव है। तो अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट भी अपने आप में एक काफी बड़ा रोल है। डिटेक्शन जल्दी होगा तो ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, इलाज बहुत महंगा है। लोग शुरुआत में तो इसी से डर जाते हैं कि इलाज बहुत महंगा है, इसका इलाज कहां से कराएंगे, इतना सारा पैसा कहां से लाएंगे? कि ये वाकई में इलाज महंगा है या फिर सिर्फ मिथ है एक? बट हमारे यूपी में बहुत सारी सुविधाएं हैं। हाँ। एक तो भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान है, तो उससे इलाज सस्ता हो जाता है, रेडिएशन फ्री में है, और सर्जरी में भी काफी छूट है, और सीएम फंड वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो मरीज इसका इनका फाइनेंशियली इनकेपेबल है कि इसके लिए पैसा नहीं जुगाड़ कर सकते। हाँ। उपाय काफी सारे हैं, जरूरत ये है कि मरीज सही डॉक्टर के पास सही समय पे पहुंचे। हाँ। तो फाइनेंशियल उतनी बड़ी इशू नहीं होगी। हाँ, आप ओरल कैंसर के डॉक्टर हैं, ओरल कैंसर ज्यादा देखते हैं, मुंह वाला कैंसर, तो इसमें ओरल कैंसर में क्या लग रहा है, डेथ रेशो क्या आ रहा है? कितने मरीज सही होकर चले जाते हैं, कितने सही नहीं हो पाते? शिवम जी, ये स्टैटिस्टिक्स में मैं आंसर दे पाऊंगा। ये है कि अगर मरीज हमारे पास एकदम शुरुआती स्टेज 1 या स्टेज 2 में आए तो लेकिन सर दिक्कत यही है कि शुरुआती स्टेज तक लोगों को पता नहीं चल पाता, लोग घरेलू नुस्खे करने लगते हैं शुरुआती स्टेज में। यही चीज है, लोग इधर उधर चले जाते हैं, नीम हकीम डॉक्टरों के पास चले जाते हैं जो उनको देसी इलाज और उपाय बताते हैं। हाँ। और वो सर्जरी का नाम सुन के बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि लोग सर्जरी से ना घबराए, लोग सही इलाज की तरफ भागे। हाँ। तभी उनका उपचार सही से हो पाएगा। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 कैंसर का अगर हम इलाज सही समय पे कर पाए तो 80 से 90% लोग क्योर हो जाएंगे। क्योर मतलब हम कैंसर के भाषा में क्योर बोलते हैं, आने वाले 5 साल तक उनको बीमारी नहीं आएगी, तब हम उसको क्योर मानते हैं। और अगर स्टेज 3 और स्टेज 4 में चले जाए तो परसेंटेज काफी नीचे गिर जाता है और वो 40 से 50% के आसपास चले जाता है। तो इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि वो स्टेज 1 स्टेज 2 में आए। और जो हमारे इसमें हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी का भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। जो हमारे बीडीएम है, जो हमारे ईएनटी डॉक्टर्स है, जो पहली मर्तबा मरीजों को देखते हैं, उनको जरा भी शंका हो तो उन्हें स्पेशलिटी सेंटर में तुरंत रेफर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब मान के चलिए कोई आज की तारीख में फर्स्ट स्टेज पे, पहली स्टेज से उसे आखिरी स्टेज तक जाने में कितना समय लगेगा ओरल कैंसर में? ओरल कैंसर शुरुआत से ऐसे होता है कि मुंह में घाव है जो 14-15 दिन से ठीक नहीं हो रहा है। लोगों को लगता है ब्रश करते समय घाव हो गया, या खाना खाते समय, हड्डी चबाते समय, या कुछ मछली का कांटा घुस गया जिससे उनको चोट लग गई और वो घाव बन गया। लेकिन तंबाकू खाने वाले लोग, लंबे समय से तंबाकू का सेवन करने वाले लोग, उनके मुंह में अगर ऐसा घाव बने जो 14 से 15 दिन में ठीक ना हो तो उन तुरंत जांच होना चाहिए और वो स्टेज 1 कहलाएगा। और स्टेज 1 से स्टेज 4 में जाने के लिए उनको 3 से 4 महीना से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन ये कहने के बावजूद मैं ये कहूंगा कि हर कैंसर, ओरल कैंसर होने के बावजूद हर कैंसर और हर पेशेंट अलग है। कुछ लोगों में ये साल भर तक खिंच सकता है, कुछ लोगों में 2-3 महीने में वो गले की गांठ और बाकी शरीर में फैल सकता है। हाँ, ठीक है डॉक्टर राजीव, महिलाओं में भी अलग अलग प्रकार के सर कैंसर पाए जाते हैं। महिलाओं के होने वाले कैंसर कौन कौन से हैं और सर उसके शुरुआती सिम्टम क्या रहेंगे?
देखिए, जो महिलाओं में जो कैंसर है, हाँ, वो बच्चेदानी का कैंसर काफी कॉमन है। हाँ, और उसमें भी कई बार बच्चेदानी का मुंह, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, हाँ, वो काफी कॉमन है। हाँ, इसके अलावा जो दोनों ओवरीज होते हैं, उनमें भी ओवरियन कैंसर के चांसेस रहते हैं। हाँ, एक बच्चेदानी के अंदर एक परत होती है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, हाँ, तो एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस भी रहते हैं। जनरली ये उन लोगों में ज्यादा कॉमन है जो प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते हैं या प्रॉपर क्लीनिंग नहीं रखते हैं। और अगर कोई भी सिम्टम्स, जैसे कोई भी एक्सेसिव ब्लीडिंग है या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, मतलब एट द एज ऑफ 45-48 ईयर्स में साइकिल्स बंद हो गए हैं और 60 ईयर्स में फिर वो ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है, तो डेफिनेटली इट कैन बी कैंसर। तो इसलिए जो है इसमें कैंसर में अर्ली डिटेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली इन्वेस्टिगेशंस का रोल है। अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगी और डिटेक्ट हो जाएगा तो इंटरवेंशंस तो फिर संभव है। तो इसमें जैसे ही कोई भी पेशेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग करके आ रहा है या एक पर्टिकुलर एज ग्रुप जो पोस्ट मेनोपॉजल है या 40s में है और उनमें एक्सेसिव ब्लीडिंग है, एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज है, पेन एब्डोमेन है या स्वेलिंग इन द लोअर एब्डोमेन है, अल्ट्रासाउंड में काफी बड़ी सी रसोली या सिस्ट, जिसको ओवरियन सिस्ट आ रही हैं, या कोई गांठ है ऐसी बच्चेदानी में जो काफी बड़ी हुई है और वो लगातार बढ़ रही है, तो उसके लिए हमें अलर्ट होने की जरूरत होती है उसमें। और उसमें सर्टेन टेस्ट होते हैं, सिंपल टेस्ट जैसे PA-125 है वो कराना, और इनिशियली अल्ट्रासाउंड और उसके बाद फिर कभी कभी उसमें CT स्कैन, MRI और पैट स्कैन तक की भी जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो इसमें जितना पेशेंट अर्ली स्टेज पे चीजों को समझ के हम तक पहुंच जाता है, उतना ही हमें जांचों की और टेस्ट कम कराने की जरूरत पड़ती है और रिकवरी और फास्ट हो जाती है, इंटरवेंशन भी कम करने पड़ते हैं। जितना पेशेंट जो है उसमें टाइम ज्यादा उसमें लगाता है या आसपास घूमता रहता है या फिर इधर-उधर चक्कर में पड़ा रहता है, तो उतना ही वो लेटर स्टेज में हमारे पास पहुंचता है। तो फिर हमारे पास करने के लिए बहुत कम चीजें रहती हैं और इंटरवेंशंस भी ज्यादा होती हैं। फिर वो जैसे स्टेज 3, स्टेज 4 में तो फिर वो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में जाता है। अगर स्टेज 1 में हो तो चांसेस रहते हैं फिर भी कि हम लोग सर्जरी से या कीमोथेरेपी से, ऑन्को सर्जन की, ऑन्को फिजिशियन की हेल्प से हम लोग चीजों को सॉल्व आउट कर लेते हैं एज सून एज पॉसिबल। ठीक है। डॉक्टर अभिषेक, अगर किसी को एक बार कैंसर हो गया, मान के चलिए उसका इलाज भी हो गया, वो फिर से ठीक हो गया, क्या आने वाले समय में उसे कैंसर दोबारा चपेट में ले सकता है अपनी? हाँ, बिल्कुल ले सकता है। और इसीलिए हम मरीज को पहले साल में हर महीने, दूसरे साल में हर 2 महीने, तीसरे, चौथे, 5वें साल में हर 6 महीने में फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। जब ये 5 साल का लैंडमार्क पूरा हो जाता है तब हम पेशेंट को साल भर में बुलाते हैं और मोटा मोटा मान लेते हैं कि मरीज अब कैंसर मुक्त हो गया। ठीक है सर। डॉक्टर राजीव, बच्चों में भी कैंसर हो सकता है क्या? क्योंकि ये बच्चों के मामले बहुत कम सुनने को मिलते हैं, शायद ही कभी सुना होगा। जी जी जी, बच्चों में जो कैंसर है वो थोड़े से अलग टाइप के कैंसर होते हैं। हाँ। जैसे ALL टाइप का होता है, जैसे एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं। हाँ। तो वो उस टाइप की प्रॉब्लम्स ज्यादा रहती हैं। अदरवाइज बच्चों में उतना कॉमन कैंसर नहीं होता। और कुछ बच्चों में जो है वो सर्टेन ट्यूमर भी रिपोर्ट किए हैं जो कैंसर टाइप के होते हैं, जो हड्डी के किनारे पे होते हैं, बड़ी हड्डी के किनारे पर, तो उसको वो भी रिपोर्ट किए गए हैं। लेकिन ALL ज्यादा कॉमन है, लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया ज्यादा कॉमन है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आजकल युवाओं में धूम्रपान का सर ज्यादा प्रचलन है और धूम्रपान से लंग्स कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो सर, अगर लंग्स कैंसर किसी को है या शुरुआती लक्षण में है तो उसे कैसे पहचान है? देखिए, अगर किसी को लंग कैंसर है तो कैंसर का एक सबसे बड़ा जो पार्ट आता है कि वेट लॉस बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। हाँ। अगर 10% तक वेट लॉस है, इट कैन बी TB। अगर 10% से ज्यादा वेट लॉस 1-2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आपको दिख रहा है, इट कैन बी कैंसर। नहीं, लंग्स कैंसर क्या क्यों हो सकता है सर? लंग्स कैंसर अगर किसी को होता है तो? दूसरा चीज, जो सिम्टम्स हैं पेशेंट को, कफ
और ब्लीडिंग जो है कफ करते हुए ब्लड आना, हाँ। और एक्सरे में हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन है। तो इन सब चीजों से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते उसमें पेशेंट को ये जज कर ले कि हाँ बहुत टाइम से मुझे खांसी है और मेरा वेट लॉस भी हो रहा है और आराम नहीं हो रहा है, खांसी बढ़ती जा रही है, तो इमीडिएटली उनको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। और एक्सरे में सस्पेक्ट करके हम लोग MRI या CT स्कैन के माध्यम से चीजों को डिटेक्ट करके और उसको ट्रीट कर सकते हैं अर्ली स्टेज पे। अर्ली स्टेज पे लंग कैंसर के अच्छे रिजल्ट है एज कंपेयर टू लेटर स्टेज। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अभिषेक, जो लोग सिगरेट नहीं पीते, स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, वो लोग किसी ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है, जैसे कि हम मान के चलिए दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में हवा में प्रदूषण है, तो क्या उससे भी कैंसर होने की संभावना रहती है? अगर ऐसा है तो जो लोग जिन महानगरों में रह रहे हैं, जिन बड़े शहरों में रह रहे हैं, वो क्या अपनाएं, किस तरह का प्रिकॉशन लें? वो कैंसर को आजकल नई डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि इट्स इम्यून एस्केप डिसऑर्डर, मतलब बॉडी में इम्यूनिटी जिनकी कम होती है, हाँ। उनमें ये कैंसर का जो बीमारी है वो ज्यादा तेजी से आ सकता है, कम उम्र में आ सकता है। हाँ। तो और इम्यूनिटी डिसऑर्डर बड़े शहरों में जहाँ पे प्रदूषण ज्यादा है वहाँ पे ज्यादा पाया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके इलाके में प्रदूषण ज्यादा है तो आपको उस हिसाब का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, एयर फिल्टर मास्क, एयर प्यूरिफायर वगैरह लेना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर राजीव, अभी हाल ही में सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन को अप्रूव किया है। सर, सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसे कैसे समझें कि वैक्सीन के जरिए इसका इलाज पॉसिबल है? जी जी जी, देखिए बेसिकली क्या है कि अभी जो ये वैक्सीन बना है सर्वाइकल कैंसर पे, काफी रिसर्च के बाद ये बना है। हाँ। और इसके अच्छे रिजल्ट्स प्रिवेंशन में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ। तो और जो रिसर्च में भी काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। तो हमारा इसमें यही सबको एडवाइस है कि जो भी 10 से 15 साल के जो लोग बच्चे हैं, इवन जो किसी भी एज ग्रुप में हैं, उन सबको सर्वाइकल जो कैंसर के लिए जो वैक्सीन है ये लगवा लेना चाहिए। और इसके रिजल्ट 100% तो मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ प्रूवन रिजल्ट हैं, अच्छे रिजल्ट हैं, एंड इट कैन प्रिवेंट द डिजीज, और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो सर्वाइकल कैंसर में लगाना चाहिए जी। डॉक्टर हिमांशु शर्मा इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। डॉक्टर साहब, कैंसर पर हम चर्चा कर रहे हैं। सर, डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि 2018 में WHO की सर एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि 10 में से 7 मरीजों की मौत भारत में होती है कैंसर से। तो सर, इसके पीछे क्या कारण है कि सबसे ज्यादा मौतें हिंदुस्तान में कैंसर से होती हैं और हम उसे क्योर नहीं कर पा रहे अभी तक? देखिए, इसके पीछे सबसे पहला रीजन तो पॉपुलेशन है इंडिया का। हाँ। ठीक है, एवरी 7 पर्सन इन दी वर्ल्ड इज इंडियन। हाँ। ठीक है, तो मेन रीजन तो यही बनता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिसीजेज भी प्रोपोर्शनेटली ज्यादा ही होंगी। बट एट द सेम टाइम इंडिया में रिसोर्सेज इतनी अवेलेबल अभी तक नहीं थी। पिछले कुछ टाइम से तो टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हुई है, तो अब तो अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के लिए काफी कुछ चीजें अवेलेबल है। बट लोग इतने ज्यादा कंसर्न नहीं रहते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे अभी हमारे प्लान चला रही है ना। स्क्रीनिंग काफी ज्यादा बढ़ रही है, जैसे अभी थोड़ा जिक्र चल रहा था, तो उसके लिए अब तो काफी चीजें हैं जो मतलब अर्ली डायग्नोसिस मेन इसमें होता है। कैंसर के जो डेथ प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज है अर्ली डायग्नोसिस। जितनी अर्ली डायग्नोसिस होगी उतनी कम स्टेज पे कैंसर पकड़ लिया जाएगा, और अर्ली स्टेजेस के लिए तो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। डॉक्टर हिमांशु, अगर आप मास्क अपना हटा देंगे तो आपकी आवाज ज्यादा अच्छे से आ पाएगी। अगर आप महफूज जगह पर हैं जहाँ कोरोना का खतरा नहीं है तो आप मास्क हटा सकते हैं। हाँ, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, बट मैं थोड़ा अभी बाहर हूँ, वार्ड से बाहर हूँ। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन बनी, क्या आने वाले समय में जो शरीर के अन्य अन्य हिस्सों में, जैसे कि डॉक्टर राजीव ने बताया, डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि शरीर के किसी भी ऑर्गन में कैंसर हो सकता है, तो क्या अलग अलग कैंसर के लिए भी वैक्सीन डेवलप हो सकती है क्या? देखिए, सर्वाइकल कैंसर बेसिकली जो है एक वायरस की वजह से होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस उसका नाम है। तो वायरस की किसी भी बीमारी, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, तो हम उसको वैक्सीन से क्योर प्रिवेंट, बेसिकली क्योर नहीं, प्रिवेंट कर सकते हैं।
बट सारे कैंसर किसी वायरस या किसी की बैक्टीरिया की वजह से नहीं होते, तो हर कैंसर की वैक्सीन पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, जो वायरस जैसे कि एक एप्स्टीन-बार वायरस कुछ कैंसर कॉज करता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कैंसर कॉज करता है, तो उनके लिए वैक्सीन मतलब बना सकते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन सर पॉल्यूशन भी कैंसर का प्रमुख कारण है, और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि दरअसल पॉल्यूशन के कैंसर से कैसे बचाएं, क्योंकि जो लोग धूम्रपान नहीं करते उनके अंदर, उनके फेफड़ों में पॉल्यूशन जा रहा है, धुआं जा रहा है कारखानों से निकला हुआ। जो लोग दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में रह रहे हैं, वो कैसे इससे अपने आप को प्रिकॉशन लें, कैसे बचें इससे? देखिए, दो चीजें होती हैं, जैसे आपने बताया, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग और दूसरी होती है पैसिव स्मोकिंग। जी ठीक है, एक्टिव स्मोकिंग तो जो स्मोकर है, और पैसिव स्मोकिंग जो हम सब कर रहे हैं, जो दिल्ली गाजियाबाद में रहते हैं, वो सब पैसिव स्मोकिंग करते हैं पॉल्यूशन की वजह से। तो उसका सबसे पहले तो मास्क ही है, मास्क पहने, और अब तो प्योरीफायर्स आते हैं, घर में प्योरीफायर्स लगाएं। ठीक है, तो यही है कि स्मोकिंग जो है मोस्ट कॉमन, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर के लिए। तो लंग कैंसर को प्रिवेंट करेगा ये सब चीजें, मास्क हो गया, एयर प्योरीफायर्स हो गए, ये सब चीजें प्रिवेंट करती हैं। डॉक्टर अभिषेक घोष, सर कैंसर को लेकर जो एक भ्रांति है कि कैंसर हो गया तो अब तो मान के चले मौत निश्चित है, ऐसा नहीं है। ये लोगों तक संदेश जाना चाहिए कि वाकई में इसका इलाज संभव है, कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन साहस की जरूरत जरूर है, मनोबल आपका बढ़ना चाहिए। जैसे हम कोरोना काल में देख रहे थे कि जिन लोगों का जो मानसिक स्थिति है, जो उनका मोरल डाउन हो जा रहा था, उनकी स्थिति ज़्यादा बिगड़ जा रही थी। जिनकी मानसिक स्थिति ठीक थी, जिनका मोरल डाउन नहीं हो रहा था, वो जल्दी ठीक हो जा रहे थे, जिनकी इच्छा शक्ति थी। तो ऐसे कैंसर में भी एक इच्छा शक्ति का होना जरूरी है कि नहीं, मुझे ठीक होना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर एक मरीज जो कि जिंदा रहना चाहता है, जो स्वस्थ बनना चाहता है, उसके लिए उसका इलाज करना डॉक्टरों के लिए भी आसान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से हर भारी से भारी इलाज को भी झेल जाता है। रेडिएशन और कीमोथेरेपी अपने आप में बहुत ही दर्दनाक ट्रीटमेंट है, लेकिन उसको अगर जो झेल जाता है, उसके परिवार के सपोर्ट के साथ, वो कैंसर को डेफिनेटली बीट कर सकता है, डेफिनेटली उसे पीछा छोड़ सकता है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि प्रमुख तौर से अर्ली डायग्नोसिस एंड सही और अर्ली ट्रीटमेंट ये बहुत जरूरी है, और ये अगर मिलता है किसी मरीज को तो डेफिनेटली कैंसर सर्वाइव करने का, कैंसर को पीछे छोड़ जाएगा। ठीक है डॉक्टर राजीव, अगर किसी मरीज को पता चलता है कि उसे कैंसर हो सकता है, उसे ऐसा सिम्टम लगते हैं, तो शुरुआती तौर पर उसे कहाँ जाना चाहिए? अगर कोई ग्रामीण मरीज है, कोई गांव में रह रहा है तो? देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी तो जनरली जो पेशेंट जाता है वो अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाता है। हाँ। तो ये फैमिली फिजिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उनको कहीं पर थोड़ा सा भी शक है तो वो इमीडिएटली उसमें इन्वेस्टिगेशंस कराएं, और इन्वेस्टिगेशंस करा के और उनको फिर सही गाइड करें कि इस तरीके का कुछ लग रहा है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, सीटी की, MRI की या बाकी चीजों की, और या पेट स्कैन की, और आपको किसी ऑन को फिजिशियन या ऑन को सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारी सोसाइटी के साथ साथ हमारे अपने डॉक्टर्स की भी है, जो कि डॉक्टर्स पूरी भी करते हैं अपने लेवल पे, लेकिन हम सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें। तो फैमिली फिजिशियन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टेक्ट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है। सबसे ज्यादा मुश्किल जब होती है डॉक्टर हिमांशु, जब लोगों को पता नहीं होता कि दरअसल उन्हें क्या करना है, सरकार की कौन कौन सी योजना है जिनका वो फायदा ले सकते हैं, और लोग डरते रहते हैं, सहमते रहते हैं कि इलाज बहुत महंगा है, इलाज कराने जाएंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे। ये दिक्कत है भाई, है ना, इसके लिए गवर्नमेंट ने को कैंपेनिंग मेरे हिसाब से बढ़ानी चाहिए। जागरूकता का अभाव है लोगों के अंदर। हाँ, जागरूकता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि मेन बार बार एक ही चीज आती है, अर्ली डायग्नोसिस। कैंसर के लिए केवल अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है सर, समय मुझे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव आपका, डॉक्टर अभिषेक आपका, डॉक्टर हिमांशु शर्मा आपका, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।